यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, यूरोप में राष्ट्रवाद का क्रमिक विकास, वर्कशीट नंबर 32। विद्यार्थियों, आज हम यूरोप में राष्ट्रवाद का क्रमिक विकास देखेंगे। इसी क्रम में सबसे पहले फ्रांस की क्रांति 1789। राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति 1789 में फ्रांसीसी क्रांति के साथ शुरू हुई। 1789 में फ्रांस एक ऐसा राज्य था जिसके संपूर्ण भूभाग पर एक निरंकुश राजा लुई 16वां का आधिपत्य था। फ्रांसीसी क्रांति से जो राजनीतिक और संवैधानिक बदलाव हुए, उनसे प्रभुसत्ता राजतंत्र से निकलकर फ्रांसीसी नागरिकों के हाथों में आ गई। क्रांति ने घोषणा की कि अब लोगों के द्वारा राष्ट्र का गठन होगा और वे ही उसकी नीति को तय करेंगे। फ्रांसीसी क्रांतिकारियों ने ऐसे अनेक कदम उठाए जिनमें फ्रांसीसी लोगों में एक सामूहिक भावना पैदा हो सके। पितृभूमि नागरिक जैसे विचारों ने संयुक्त समुदाय के विचार पर बल दिया, जिसे एक संविधान के अंतर्गत समान अधिकार प्राप्त थे। अतः एक फ्रांसीसी झंडा तिरंगा चुना गया, जिसमें पहले के राजध्वज की जगह ले ली। स्टेट जनरल का चुनाव सक्रिय नागरिकों के समूह द्वारा किया जाने लगा और उसका नाम बदलकर नेशनल असेंबली कर दिया। नई स्तुतियाँ रची गई, शपथें यानी कि ओथ ली गई, शहीदों का गुणगान किया गया और यह सब एक राष्ट्र के नाम पर ही हुआ। एक केंद्रीय प्रशासनिक व्यवस्था भी लागू की गई, जिसने अपने भूभाग में रहने वाले सभी नागरिकों के लिए समान कानून बनाए। आंतरिक आयात निर्यात शुल्क समाप्त कर दिए गए और भार तथा नाप तौल की एक समान व्यवस्था भी लागू की गई। क्षेत्रीय बोलियों को हतोत्साहित किया गया और पेरिस में फ्रेंच जैसी बोली और लिखी जाने वाली वही राष्ट्र की साझा भाषा बन गई। इसके पश्चात विद्यार्थियों, यूरोप में राष्ट्रीय विकास क्रम में नागरिक संहिता, जो कि 1804 में हुई थी, का भी एक महत्वपूर्ण स्थान है। 1804 की नागरिक संहिता, जिसे आमतौर पर नेपोलियन की संहिता के नाम से जाना जाता है, ने जन्म पर आधारित विशेषाधिकार समाप्त कर दिए थे। उसने कानून के समक्ष बराबरी और संपत्ति के अधिकारों को सुरक्षित बनाया। इस संहिता को फ्रांसीसी नियंत्रण के अधीन क्षेत्रों में भी लागू किया गया। डच गणतंत्र, स्विट्जरलैंड, इटली और जर्मनी में नेपोलियन ने प्रशासनिक विभाजनों को सरल बनाया, सामंती व्यवस्था को खत्म कर दिया और साथ ही किसानों को भूदासत्व और जागीरदार शुल्कों से मुक्ति दिलाई। शहरों में भी कारीगरों के श्रेणी संघों के नियंत्रण को हटा दिया गया। यातायात संचार व्यवस्था को सुधारा गया। किसानों, कारीगरों, मजदूरों और नए उद्योगपतियों ने नई मिली आज़ादी चखी। इसी क्रम में विद्यार्थियों, क्रमिक विकास का अगर हम तीसरा चरण देखें तो वह वियना की संधि थी। वियना की संधि के बारे में अब हम जानें। 1815 में ब्रिटेन, रूस, प्रशा और ऑस्ट्रिया जैसी यूरोपीय शक्तियों, जिन्होंने मिलकर नेपोलियन को हराया था, के प्रतिनिधि यूरोप के लिए एक समझौता तैयार करने के लिए वियना में मिले थे। इस सम्मेलन की मेज़बानी ऑस्ट्रिया के चांसलर ड्यूक मेटरनिक ने की थी। इसमें प्रतिनिधियों ने 1815 की वियना संधि तैयार की थी, जिसका उद्देश्य उन कई सारे बदलावों को खत्म करना था जो नेपोलियाई युद्ध के दौरान हुए थे। इसी क्रम में अगर हम चौथा क्रमिक विकास देखें तो वह उदारवादियों की क्रांति थी। 1848 में जब अनेक यूरोपीय देशों में गरीबी, बेरोजगारी और भुखमरी से ग्रस्त किसान मजदूर विद्रोह कर रहे थे, तब उनके समानांतर पढ़े लिखे मध्यम वर्गों की एक क्रांति भी हो रही थी। फरवरी 1848 की घटनाओं से राजा को गद्दी छोड़नी पड़ी थी और एक गणतंत्र की घोषणा की गई, जो सभी पुरुषों के सार्वत्रिक मताधिकार पर आधारित था। यूरोप के अन्य भागों में जहां अभी तक स्वतंत्र
राष्ट्र राज्य अस्तित्व में नहीं आए थे, जैसे जर्मनी, इटली, पोलैंड, ऑस्ट्रो हंगेरियन साम्राज्य, वहाँ के उदारवादी मध्यम वर्गों के स्त्री पुरुषों ने संविधानवाद की मांग को राष्ट्रीय एकीकरण की मांग से जोड़ दिया था। उन्होंने बढ़ते जन असंतोष का फायदा उठाया और एक राष्ट्र राज्य के निर्माण की मांगों को आगे बढ़ाया। यह राष्ट्र राज्य संविधान, प्रेस की स्वतंत्रता, संगठन बनाने की आज़ादी जैसे संसदीय सिद्धांतों पर आधारित था। इसके बाद जैसा कि इस वर्कशीट में दिया है बच्चों, हम देखें कि क्रमिक विकास का अगला जो चरण था वह जर्मनी का एकीकरण, जो कि 1866 से 1871 का था, और इसके बाद इटली का एकीकरण जो 1859 से 1871 का था। तो विद्यार्थियों, ये यूरोप में राष्ट्रवाद की क्रमिक विकास पर हमने चर्चा की। अब हम इसी वर्कशीट में आगे देखते हैं, इसमें क्या दिया हुआ है। फ्रांसीसी क्रांति के आरंभ से ही फ्रांसीसी क्रांतिकारियों ने ऐसे अनेक कदम उठाए जिनसे फ्रांसीसी लोगों में एक सामूहिक पहचान की भावना पैदा हो सकती थी। बाद में नेपोलियन ने प्रशासनिक क्षेत्र में क्रांतिकारी सुधारों को प्रारंभ किया, जिसे 1804 की नागरिक संहिता, जिसे हम नेपोलियन की संहिता भी कहते हैं, के नाम से जाना गया। इसके अलावा यूरोप में 19वीं सदी के शुरुआती दशकों में राष्ट्रीय एकता से संबंधित विचार उदारवाद से काफ़ी करीबी से जुड़े हुए थे। विद्यार्थियों, अब हम देखते हैं फ्रांसीसी क्रांति एवं राष्ट्रवाद। इसके जो पॉइंट्स हैं वो इस प्रकार हैं: संविधान आधारित शासन, समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्व जैसे विचार, नया फ्रांसीसी तिरंगा झंडा, नेशनल असेंबली का गठन, आंतरिक आयात निर्यात शुल्क समाप्त एवं माप तौल की एक समान व्यवस्था, फ्रेंच को राष्ट्र की साझा भाषा बनाना। तो ये जब फ्रांस की क्रांति हुई थी तो उसके बाद जो उसमें बदलाव आए शासन तंत्र में, ये उसके बारे में था। तो इसको भी हमें याद रखना चाहिए। विद्यार्थियों, अब हम बात करते हैं 1804 की नागरिक संहिता के बारे में। जैसा कि वर्कशीट में दिया है, इसके पॉइंट्स को पहले हम देखें। जन्म पर आधारित विशेषाधिकारों की समाप्ति, कानून के समक्ष समानता एवं संपत्ति के अधिकारों को सुरक्षित किया गया, प्रशासनिक विभाजनों को सरल बनाया गया, सामंती व्यवस्था को समाप्त किया गया, किसानों के भूदासत्व और जागीरदारी शुल्कों से मुक्ति, शहरों में कारीगरों के श्रेणी संघों के नियंत्रण को हटा दिया गया। इसके बाद विद्यार्थियों हम जानेंगे उदारवादी राष्ट्रवाद। यूरोप में 19वीं सदी के शुरुआती दशकों में राष्ट्रीय एकता से संबंधित विचारधारा उदारवाद से करीब से जुड़ी हुई थी। उदारवाद यानी लिबरलिज्म शब्द लातिन भाषा के मूल शब्द लिबर से बना है, जिसका अर्थ होता है आज़ाद। नए वर्गों के लिए उदारवाद का मतलब था व्यक्ति के लिए आज़ादी और कानून के समक्ष सबकी बराबरी। फ्रांसीसी क्रांति के बाद से उदारवाद निरंकुश शासक और पादरी वर्ग के विशेषाधिकारों की समाप्ति, संविधान तथा संसदीय प्रतिनिधि सरकार का पक्षधर था। 19वीं सदी के उदारवादी निजी संपत्ति के स्वामित्व की अनिवार्यता पर बल देते थे, लेकिन यह जरूरी नहीं था कि कानून के समक्ष बराबरी का यह विचार सबके लिए मताधिकार के पक्ष में था। फ्रांस उदारवादी प्रजातंत्र का पहला राजनीतिक प्रयोग था और वहाँ मत देने और चुने जाने का अधिकार केवल संपत्तिवान यानी अमीर लोगों को ही हासिल था। संपत्ति विहीन अर्थात गरीब लोगों और महिलाओं को राजनीतिक अधिकारों से वंचित किया गया था। केवल थोड़े समय के लिए ही जैकोबियन शासक के समय सभी वयस्क पुरुषों को मताधिकार प्राप्त था, मगर नेपोलियन की संहिता पुनः सीमित मताधिकार वापस आई और उसने महिलाओं को अवयस्क दर्जा देते हुए उन्हें पिताओं और पतियों के अधीन कर दिया था। संपूर्ण 19वीं सदी तथा 20वीं सदी के आरंभिक वर्षों में
महिलाओं और संपत्ति विहीन पुरुषों ने समान राजनीतिक अधिकारों की मांग करते हुए विरोध आंदोलन चलाए थे। तो बच्चों, इस वर्कशीट में अब हम इसके प्रश्नों को करते हैं। पहला प्रश्न देखिए, 1804 की नागरिक संहिता की विशेषताओं की व्याख्या कीजिए। तो इसको हम इस प्रकार लिखेंगे, 1804 की नागरिक संहिता, जिसे हम नेपोलियन संहिता के नाम से भी जानते हैं, इसके अंतर्गत निम्न विशेषताओं को हम जानते हैं। पहला, जन्म पर विशेषाधिकार समाप्त कर दिए गए, यानी कि जो अमीर वर्ग था, स्टेट 1 और 2, उनको विशेषाधिकार प्राप्त थे, तो वह सभी नेपोलियन संहिता के दौरान विशेषाधिकार समाप्त कर दिए गए थे। उसके बाद में है, कानून के समक्ष बराबरी और संपत्ति के अधिकार को सुरक्षित बनाया गया। इसका मतलब ये हुआ कि कानून के सामने चाहे वह अमीर है चाहे गरीब है, किसी भी श्रेणी का व्यक्ति है, सबको समानता का समान माना जाएगा। तो कानून के समक्ष उनको बराबरी और संपत्ति के अधिकार को सुरक्षित बनाया गया। तो ये अधिकार सभी नागरिकों को दिया गया। इसके बाद प्रशासनिक विभाजनों को सरल बनाया गया। सामंती व्यवस्था समाप्त कर दी गई। किसानों को भूदासत्व और जागीरदारी शुल्कों से मुक्ति दिलाई गई। शहरों में भी कारीगरों के श्रेणी संघों के नियंत्रण को हटा दिया गया। यातायात और संचार व्यवस्था दुरुस्त की गई। इसके बाद में एक जैसी भार और नापतोल और एक राष्ट्रीय मुद्रा के रूप में पूंजी के आवागमन में सुविधा मिली। आइए विद्यार्थियों, अब हम दूसरा प्रश्न लेते हैं। फ्रांसीसी क्रांति ने राष्ट्रवाद के विचार को किस प्रकार मजबूत किया? तो इसका उत्तर इस प्रकार होगा, फ्रांसीसी क्रांति ने प्रभुसत्ता राजतंत्र से निकलकर फ्रांसीसी नागरिकों के हाथों में आ गई। क्रांति के बाद घोषणा की गई कि अब देश की प्रजा स्वयं अपने राष्ट्र का गठन करेगी और वे ही अपने देश की नीति तय करेंगे। शुरू से ही ऐसे अनेक कदम उठाए गए जिनसे फ्रांसीसी लोगों में राष्ट्रवाद के विचार मजबूत हो सके। पितृभूमि और नागरिक जैसे विचारों ने एक संयुक्त समाज के विचार पर बल दिया, जिसे एक संविधान के अंतर्गत समान अधिकार प्राप्त थे। अतः एक फ्रांसीसी झंडा तिरंगा चुना गया। स्टेट जनरल का चुनाव सक्रिय नागरिकों द्वारा किया जाने लगा और उसका नाम बदलकर बाद में नेशनल असेंबली किया गया। अपने देश की महानता और क्रांतिकारियों के लिए स्तुतियाँ गाई गई, स्तुतियाँ रची गई, उनके गुणगान गाए गए, शपथें यानी कि ओथ ली गई और यह सब राष्ट्र के नाम पर हुआ। एक केंद्रीय व्यवस्था लागू की गई और समान कानून बनाए गए। चलिए विद्यार्थियों, आप तीसरा प्रश्न लेते हैं। उदारवादी राष्ट्रवाद की विशेषताओं को लिखिए। उदारवादी राष्ट्रवाद की विशेषताएं, इसमें हम लिख सकते हैं कि उदारवादी राष्ट्रवाद में कानून के समक्ष सबको समानता का अधिकार देने की बात की गई थी। इसके बाद क्रांतिकारी फ्रांस में पहली बार उदारवादी लोकतंत्र का राजनीतिक परीक्षण किया गया, जिसमें वोट का अधिकार और चुने जाने का अधिकार केवल अमीर लोगों को ही था। इसके अंतर्गत बिना संपत्ति वाले पुरुषों और महिलाओं को राजनीतिक अधिकारों से दूर रखा गया था। उसके बाद अगला पॉइंट के रूप में हम लिख सकते हैं, 19वीं और 20वीं सदी में महिलाओं और संपत्तिहीन लोगों ने समान अधिकारों की मांग को लेकर आंदोलन किए थे। इसके बाद यह स्वतंत्र बाजार राज्य द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों के उन्मूलन और वस्तुओं एवं सेवाओं के प्रवाह पर जोर देता है। इसके बाद अगला पॉइंट, उदार राष्ट्रवादी एवं शिक्षित संभ्रांत मध्यम वर्ग से संबंधित थे, जिनमें प्रोफेसर, स्कूल शिक्षक, क्लर्क और वाणिज्यिक यानी व्यापारी मध्यम वर्ग के सदस्य आते थे। विद्यार्थियों, अब अगला प्रश्न लेते हैं। फ्रांसीसी क्रांति के किन विचारों से आप सबसे अधिक प्रभावित हैं और क्यों? विद्यार्थियों, जैसे कि हम जानते हैं कि फ्रांसीसी क्रांति को पूरे विश्व के इतिहास में मील का पत्थर कहा जाता है। इसने बहुत सारी ऐसी अवधारणाएं, ऐसे विचार दुनिया को दिए
और बाद में बहुत से राष्ट्रों ने इसको अपनाया। तो देखिए, अब हम इसी के बारे में चर्चा करते हैं। राजतंत्र का अंत। लुई 16वां एक तानाशाह शासक था, हम सभी जानते हैं। हमने पिछली कक्षा में फ्रांस की क्रांति के बारे में पढ़ा भी है, और इससे पहली वाली वर्कशीट में भी हमने इसके बारे में चर्चा की थी। फ्रांस का जो उस समय का समाज जो था वो स्टेटों में बटा था, स्टेट 1, 2, 3, और पहला और दूसरे स्टेट यानी कुलीन वर्ग और पादरी वर्ग, जिनको विशेषाधिकार प्राप्त थे, विशेष शक्तियाँ प्राप्त थी, और वह कोई भी टैक्स यानी कर नहीं देते थे। लेकिन जो तीसरा वर्ग था, श्रमिक वर्ग, वह सबसे ज़्यादा श्रम करता, मेहनत करता, लेकिन टैक्स भी उसको देने पड़ते थे, टाइल और टाइद के रूप में, और उसको कोई भी अधिकार भी प्राप्त नहीं थे। तो जब फ्रांस की क्रांति हुई तो राजशाही का अंत किया गया और एक नए समाज की परिकल्पना की गई कि जिसमें सबको बराबरी का हक होगा। लोकतांत्रिक मूल्यों की बात की गई। तो अगला हम कह सकते हैं प्रजातांत्रिक मूल्यों पर भी जोर दिया गया। अब इसी को कई देशों ने अपनाया है। हमारे देश में भी तो लोकतांत्रिक सरकार है। तो ये कहीं ना कहीं जो विचार थे ये उस समय फ्रांस की क्रांति से ही उपजे। कानून के समक्ष सभी बराबर। तो ये जो विचार थे ये भी उस क्रांति से सामने आए। समाजवाद का विचार, इसके पश्चात राष्ट्रगीत, राष्ट्रगान, राष्ट्र के प्रति एकता को जगाने वाली विविध साहित्यिक विधाओं का जन्म हुआ। हमारे देश में भी तो हम राष्ट्रीय गीत गाते हैं ना, वंदे मातरम और सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, इस प्रकार के गीत, जनगण मन। तो इसी प्रकार फ्रांस में भी अपने राष्ट्र के गीत, राष्ट्रगान, मार्सिले की रचना की गई। राष्ट्रीय प्रतीकों को बताया गया, उसके प्रति सम्मान की भावना पैदा की गई। तो ये सारी जो विचार थे ये फ्रांसीसी क्रांति के दौरान उपजे थे। उसके बाद हम लिख सकते हैं स्वतंत्रता की रूपक मारियान के बारे में भी हम बात कर सकते हैं। वहाँ पर उसको स्वतंत्रता की देवी कहा जाता है। जैसे कि हमारे देश में भारत माता है ना, हम लोग अपनी देश की जो स्वतंत्रता की देवी है भारत माता के रूप में उसका गुणगान करते हैं, उसका चित्रण करते हैं। इसी प्रकार उन्होंने भी अपनी आज़ादी को, अपनी स्वतंत्रता को एक रूपक के रूप में दिखाया, जो कि मारियान के नाम से हम जानते हैं। इसके बाद जैसे कि हमारे देश में भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, सुभाष चंद्र बोस जैसे महान क्रांतिकारियों के हम गुण गाते हैं, उनसे संबंधित जो उनका चरित्र चित्रण, उनकी जीवनी को हम याद करते हैं। इसी प्रकार उनके समय के जो क्रांतिकारी थे जैसे कि गैरिबाल्डी, आपका जो है मॉन्टेस्क्यू वगैरह, तो ऐसे क्रांति वीरों के लिए स्तुतियाँ गाई गई और राष्ट्र के लिए शपथ जो है वो बनाई गई। हमने फ्रांस की क्रांति के दौरान मॉन्टेस्क्यू को पढ़ा था और उसने एक किताब लिखी थी स्पिरिट ऑफ लॉ, जिसमें कहा गया था कि शासन की शक्तियों का विभाजन, उसमें बात की गई थी कि अगर शासन को सही रूप से चलाना है तो उसकी शक्तियों का विभाजन होना चाहिए। तो यही अवधारणा को बाद में दुनिया के दूसरे देशों ने भी अपनाया। हमारे देश में भी तो शासन की शक्तियों का विभाजन किया गया है। किस रूप में? केंद्र सरकार और राज्य सरकार के रूप में। इसके बाद में हम देखते हैं विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। अरे भाई, ये अवधारणा कहाँ से आई? ये उसी जो है जो उन्होंने किताब की थी स्पिरिट ऑफ लॉज, ये वहाँ की अवधारणा से प्रेरित है। तो इसके बाद में अगर हम देखें, आगे चलें, तो रूसो जो कि उस दौर का एक महान दार्शनिक था, उसने एक किताब लिखी सोशल कॉन्ट्रैक्ट, सामाजिक समझौता। यानी कि जो शासक होता है और जो उसके नागरिक होते हैं, दोनों के बीच में एक समझौता होता है। शासक किस प्रकार अपने देश की सत्ता को चलाएगा और नागरिक किस प्रकार उन नियमों और कायदे कानून को मानेंगे। तो ये जो अवधारणा है ये भी अपनाई गई। फिर उसके बाद विशेषाधिकार की समाप्ति।
पहले राजा को और जो धनाढ़ लोग होते थे उनको बड़े विशेषाधिकार प्राप्त होते थे। तो फ्रांस की जब क्रांति हुई तो विशेषाधिकार समाप्त किए गए और कहा गया कि सब बराबर होंगे, सबको समानता का अधिकार मिलेगा। तो ये समानता का अधिकार, समता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार कहाँ से आया? ये बेटा वहीं से आया। तो इस अवधारणा को हमारे देश में भी तो माना जाता है, हमारे संविधान में भी इन बातों का वर्णन है। इसके बाद में देखिए, आंतरिक आयात निर्यात शुल्क समाप्त किए गए, भार और नाप तोल की समान व्यवस्था लागू की गई। ये जो बात है भार और नाप तोल की समान व्यवस्था, ये देखिए हमारे देश में भी तो इस अवधारणा को अपनाया जाता है। आप 5 रुपये का नोट चाहे बिहार में चलाइए, चाहे असम में, चाहे बम्बई में, उसका मूल्य तो उतनी के बराबर ही होगा। अच्छा, 1 किलो जो चावल है उसको आप यहाँ तोलिए, चाहे अपने घर पर चाहे कहीं पर भी, उसका वजन उतना ही रहेगा। तो इस तरीके की जो माप तोल की समान व्यवस्था है, नाप तोल की, भार की समान व्यवस्था लागू की गई। अगर ऐसा ना हो तो हर जगह पर लोग अपने ही माप तोल, अपने ही जो है मापन पद्धति को लागू करने लगेंगे और बड़ी दिक्कत आएगी। तो भार और माप तोल की समान व्यवस्था भी फ्रांसीसी क्रांति के दौरान इस बात को भी अपनाया गया था। एक समान केंद्रीय प्रशासनिक व्यवस्था, एक समान केंद्रीय प्रशासनिक व्यवस्था को लागू करना, ये भी जो है फ्रांसीसी क्रांति के विचारों में सम्मिलित था। तो इन सभी विचारों को मेरे अनुसार ये सारे जो हैं हमें प्रभावित करने वाले हैं और इन सभी विचारों से हम प्रभावित होते हैं। और विद्यार्थियों, फ्रांस की जो क्रांति हुई उसके बाद में रशिया की क्रांति हुई, हमारा देश आज़ाद हुआ। तो हमारे देश में बहुत से ऐसे दार्शनिक थे जो फ्रांस की क्रांति से प्रभावित थे, उनकी विचारों से प्रभावित थे। तो ये हमने आज की वर्कशीट में जाना और अब हम जो है कल फिर एक नई वर्कशीट के साथ आपसे मिलेंगे। तो आप सब इस वर्कशीट को करिए और मुझे आशा है कि आप इसे बहुत अच्छी तरह से करेंगे। चलिए कल फिर एक नई वर्कशीट के साथ। ओके, बाय बाय, अपना ध्यान रखना।